आप अयोध्या में सबके लिए मर चुकी हैं, क्योंकि आप सरजू जी नहाने गई थी। सब लोग समझ रहे हैं कि आप डूब के मर गए हैं, यहाँ हम आपको मार के फेंक देंगे। ये बात बोले कि हमारी बहू का नंबर बंद हो गया, उसका नंबर चालू नहीं, सिर्फ वही एक नंबर हमें याद है। 6 जून 2021 को हमारे साथ नहाने गई सरजू जी। फिर वहाँ से उन्हें उनका कोई बर्तन मतलब जो कपड़ा ले गई थी वो मिला, स्लीपर मिला, सब कुछ मिला, सारी कार्रवाई हम किए, लेकिन ना तो उनकी बॉडी हमें मिली और ना उनका कुछ पता चला। वहाँ पे वही झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और उनके 2 बच्चे हैं उनको देखना। किस पर आज के समय में भरोसा करें? एक किराएदार के रूप में एक महिला आती है एक परिवार में और परिवार से घुल मिल जाती है। उस घर की मालकिन को अयोध्या सरजू जी नहाने लेकर जाती है और सुबह नहाने के पश्चात वहाँ पर उसको कुछ खिला देती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ लेके चली जाती है। 2 वर्ष तक उसका परिवार बदहवास रहता है और तलाश किया जाता है, पुलिस में भी केस दर्ज किया जाता है, लेकिन कोई भी उसका आता पता नहीं चलता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक घटना है, ये घटित अयोध्या की है। वो माता जी मेरे सामने बैठी हैं, पूरा इनका परिवार है, बहू है, बेटा है। माता जी से ही बात करेंगे हम। पूरी घटना क्या थी माता जी? भैया 5 जून को हम घर से सरजू जी नहाने के लिए निकले। 5 जून 2021। 6 जून को सुबह नहाने के लिए सरजू जी निकले। 4:15 बजा रहा होगा। रोज़ की तरह हमारी आदत है, रोज़ सरजू जी नहाने जाते हैं। हम अपने बहू से बोले हम जा रहे हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले जाते थे। इसके बाद क्योंकि हमें धूप से एलर्जी थी तो हम ये सोचते थे कि नहा के हम घर जल्दी आ जाएं ताकि धूप हमें ना हो। हम नहा के लौट रहे, नहा के सरजू जी गए, नहाए। रोज़ इनकी मम्मी अंशु त्रिपाठी की मम्मी रोज़ हमारे साथ जाती थी, जो हमारे पड़ोस में रहती हैं। उससे एक दिन पहले 5 जून को इन्होंने कहा कि दीदी आज हम नहीं जाएंगे। हम कहे कोई बात नहीं है, हमें कुछ काम है। हम कहे कोई बात नहीं, हम अकेले ही सरजू जी गए। नहा के हम अभी वहाँ जो घाट पे शंकर जी हैं उनको जल चढ़ाए। इसके बाद अंशु त्रिपाठी हमें मिली, कहीं आंटी जी घर चल रही हैं। हम कहे नहीं बेटा, अभी तो ये जल चढ़ाएं, अभी जल भी नहीं भरे हैं घर ले जाने के लिए। उसके बाद हम नागेश्वर नाथ जल चढ़ाने जाएंगे। नागेश्वर नाथ हमें जल चढ़ाना है। तो कहीं ठीक है चलिए। इसके बाद उन्होंने कहा आंटी जी लीजिए प्रसाद खा लीजिए। उन्होंने मिश्री का सिर्फ 2 दाना हमारे हाथ पे रखा। एक बार हमारे मन में आया कि अभी तो जल नहीं चढ़ाए, नहीं खाना चाहिए। फिर जब वो प्रसाद कही थी तो हमें भगवान और प्रसाद पे इतना भरोसा है कि हमने उसको मुंह में डाल लिया। उसके थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 1-2 मिनट बाद हमें ऐसे लगा जैसे हमें थोड़ा सा चक्कर आ रहा। हम बीपी के पेशेंट हैं तो हम सोचे शायद बीपी की वजह से या गर्मी है इस वजह से हमें चक्कर आ रहा होगा। तो हम ऐसे तखत पकड़ने लगे। फिर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा आइए आंटी जी। इसके बाद हमें कुछ पता नहीं। जब हम रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंच गए तो अंशु ने ही हमसे कहा, वहाँ अनाउंस हो रहा था स्टेशन पे, तो हम वहाँ अपने को एक उस पे बैठे अपने को पाए। तो इन्होंने कहा आंटी जी मुंह धो लीजिए और कुल्ला कर लीजिए। तो हम कह रहे हैं अंशु हम ये कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा कि आंटी जी आप छत्तीसगढ़ हैं, आप अयोध्या में सबके लिए मर चुकी हैं, क्योंकि आप सरजू जी नहाने गई थी। सब लोग समझ रहे हैं कि आप डूब के मर गए। तो हम कहे हम यहाँ कैसे आ गए? कहीं आप घर चलिए, सब बात बता रहे हैं। इसके बाद हम जब घर पहुँचे उनके कमरे पे, ये इसी बीच ये इनकी बहन जो सोनी है वो कई जगह फ़ोन मिला रही। तो हम सोच रहे हैं ये फ़ोन बार बार किसको मिला रही हैं? आदमी अपने घर जाता तो तुरंत डायरेक्ट चला जाता है। फिर एक आदमी आया गाड़ी लेके, फिर हम लोग सब लोग बैठ के वहाँ गए। उस समय हम कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि हमारे साथ हो क्या रहा। जब घर पहुँच गए और वहाँ हुआ तो उन्होंने हमें अपने कमरे में बंद कर लिया और हम अपना वो जो काम हम करते थे उनके घर रहते थे।
इसी बीच जो है वो अक्सर दूसरे तीसरे महीने अयोध्या आया करती थी और हमसे कहती थी कि जो है आप कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप यहाँ आ गई हैं और ज़्यादा बोलेंगी तो आप तो अयोध्या के लिए मर गई हैं, यहाँ हम आपको मार के फेंक देंगे, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा, ये छत्तीसगढ़ है। फिर हम किसी से आना जाना, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा था नहीं, तो हम किसी से कुछ नहीं, वहाँ की भाषा भी हमें समझ में ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत ऐसे जो लोग बोलते थे थोड़ी बहुत समझते थे, अच्छी तरह से नहीं समझ पाते थे। फिर ये अयोध्या अक्सर आया करती थी, तो जब आती थी तो खाने पीने को घर में रख आती थी, बाहर से बंद करके आ जाती थी। जब ये अब इधर से 5-6 महीने पहले इन्होंने अपना कमरा चेंज किया, जब उस कमरे में आ गए फिर ये अयोध्या आई तो एक लोगों को हमारे पास रख गए। इस बीच हम बहुत परेशान रहते थे कि कैसे किससे खबर भेजें, और हमें हमेशा कहा करती थी तुम्हारा कोई परिवार तुम्हें नहीं चाहता है, तुम मर जाओ चाहे कुछ भी हो जाए कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। अब जब ये यहाँ चली आई तो सामने एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ हम गए ऐसे दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब जो कमरा है उसमें वो ताला बंद करके नहीं आ सकती थी। तो जब हम गए बाहर वहाँ शिव जी के मंदिर में, वहाँ एक बहन जी हमको मिली, तो ऐसे हम वहाँ मंदिर में रो रहे थे तो वो पूछी बहन जी आप क्यों रो रही हैं, तो हम उनको अपनी सारी बात बताए कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहीं कि आपको किसी का नंबर नहीं मालूम है, और ये बात सही है, मुझे अपने घर के किसी भी व्यक्ति का नंबर नहीं मालूम है, सिर्फ अपनी बहू का अपना नंबर मालूम है। अच्छा, बहू का नंबर पता था? बहू का नंबर पता था, लेकिन ये कहीं हमसे कि आपकी बहू का नंबर बंद हो चुका है, और ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या भाग्य कहिए, हम उसको कभी ट्राई ही नहीं किया। हमें ये विश्वास रहा कि सच में वो नंबर बंद हो गया है। तब जब वो महिला मिली तो उसने कहा कि जो नंबर बंद, हम उससे भी यही बात बोले कि हमारी बहू का नंबर बंद हो गया, उसका नंबर चालू नहीं, सिर्फ वही एक नंबर हमें याद है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बंद नंबर ही दे दीजिए, हम आपके घर का पता लगा लेंगे। तो पता लग ही जाएगा आज के समय में। तो जो है उसने जो है तो हम उनको अपना नंबर दे दिए। तो वो एक दिन कहीं दूसरे दिन आई तो कहीं कि आप एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। दूसरे दिन फिर वो हमसे मिली, ये 24 या 23 की बात है जब वो हमें मंदिर में मिली थी, और 25 तारीख को वो कहीं कि एक आप अपना फ़ोटो खिंचवा लीजिए। अभी वो हमसे ये नहीं बताएं कि हम आपके परिवार में किसी से बात कर चुके हैं, तो वो कहीं एक अपना फ़ोटो खिंचवाइए, हम आपको फिर बताते हैं। तो हम कहे फ़ोटो क्यों, कहीं बहन ऐसे हमारा मन करता है। तो वो हमें कमरे में ले गई जहाँ हम रहते थे, वहाँ उन्होंने एक फ़ोटो खींच के हमारे बेटे के पास भेजा। अच्छा। पहले सर हमारे पास वो फ़ोन की, पहले हमारे पास फ़ोन की, हमसे पूछी बेटा आप कहाँ से हो, हम बोले आंटी मैं अयोध्या से हैं। कहीं बेटा हमारे बच्चों की शादी हो गई, मैं अकेले रहती हूँ, कोई घर पे नहीं है जिससे मैं बात करूँ, तो मैं तुम्हारा नंबर देखी तो मैं सोची कि हमारी बिटिया की तरह लाओ कुछ बात करते हैं इससे। तो हम कहे हाँ आंटी बताइए, एक बेटी तो आपको मिल गई फिर से। तो उन्होंने पूछा आपके घर में है कौन कौन, हम कहे कि हमारा बेटा है, हम हैं, हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं। उन्होंने पूछा आपके सास ससुर, हम कहे ससुर तो मेरे 2010 में ख़त्म हो गए थे, लेकिन 6 जून 2021 को हमारी सास नहाने गई सरजू जी, फिर वहाँ से उन्हें उनका कोई बर्तन मतलब जो कपड़ा ले गई थी वो मिला, स्लीपर मिला, सब कुछ मिला, सारी कार्रवाई हम किए, लेकिन ना तो उनकी बॉडी हमें मिली और ना उनका कुछ पता चला। तो फिर उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो आप अपने हस्बैंड का नंबर हमें दे सकती हो, हम कहे हाँ आंटी दे सकते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड का नंबर उनको दी। अच्छा, आपका नंबर बंद नहीं था? नहीं बंद था सर, झूठ बोला गया उनसे। अच्छा। मम्मी को हमारे भ्रमित किया गया कि कहीं से ये बात ना कर ले अपने फैमिली से। फिर जब मैं अपने हस्बैंड का नंबर उनको दी, फिर इनसे मैं कही, मैं तुरंत इनके पास कॉल बैक की कि ये ड्यूटी पीरियड में है, अभी ये कॉल करेंगी तो बात नहीं करेंगे, और ये बात करना चाह रही हैं। मेरी भी मतलब नहीं तो हम कहते थे आंटी अभी ड्यूटी पीरियड में है, अभी बात नहीं करेंगे। मैं नंबर देने के बाद में फिर अपने हस्बैंड के पास कॉल किए, हम बोले कि अभी एक महिला आपके पास फ़ोन करेंगी, आप बात कर लीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा। इन्होंने कहा कि क्या बात है, हम कहे ऐसे ही बात करना चाहती हैं, इंसानियत
ये कहे ठीक है। तुरंत उनका कॉल आने लगा, ये कह रहे मैडम यही नंबर है। हम कहे हाँ यही नंबर है। कहे अच्छा तुम रखो, हम बात कर ले रहे हैं। फिर उन्होंने अच्छा, वो खुद भी वेरीफाई पहले कर रही थी कि ये सही बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं? ठीक है जी सर, जी। यही था। फिर ये इनके पास कॉल की, फिर इनसे पूरी डिटेल निकाली कि मतलब कैसे क्या हुआ। फिर उनसे बात हुई कि मतलब आप कहाँ हो, कैसे हो, आपकी मतलब पूरा जैसे जैसे मुझसे भी बात की वैसे वैसे उनसे भी बात की। फिर इन्होंने बताया, इनसे पूछी कि क्या आपका कुछ खो गया है? तो उन्होंने कहा माता जी और तो मेरा कुछ नहीं खोया, बस मेरी माँ खो गई है मुझसे। तो कहे अगर मैं आपकी माँ को आपसे मिलवा दूँ तो कहे दुनिया की बहुत बड़ी खुशी आप मुझे दोगी अगर मेरी माँ से मुझे मिलवाती। फिर उन्होंने मम्मी का फ़ोटो और आधार कार्ड दोनों इनका भेजी इनके नंबर पे। तो इनसे कह रही हैं कि बेटा वो आपकी मोहल्ले की आपकी किराएदार थी बहुत पहले, उन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन सर हम लोग इस पे इतना विश्वास करते हैं कि छोटी बहन किडनैप करके ले गई है, बड़ी बहन मेरे साथ चौकी थाना हर जगह खुजवा रही है, पूरी हर जगह जहाँ मुझे जाना हो रहा, क्योंकि ये बाहर थे, मैं घर में अकेली थी। हम इतना विश्वास उन लोग पे करती थी कि शायद अपने रोए पे ना करती कि हर जगह खरा उतर रही है मेरे साथ। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे साथ खुजवाने के बाद में जब इनसे मैंने उनके मतलब ये इनसे हम कहें कि सुन रहे हैं, कहें तो कहे मैडम अम्मा है छत्तीसगढ़ में। तो हम कहे यार छत्तीसगढ़ में तो सोनी भी है जो क्रिमिनल है, उसको हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में तो वो भी है। तो कह रहे कहीं उसका हाथ तो नहीं है? हम कहे नहीं, वो हमारे ननद से भी ज़्यादा मुझसे प्यार की, मेरे साथ इतना की, मैं उस पर नहीं उंगली उठा सकती। फिर उन्होंने कहा तो क्या किया जाए? हम कहे आप सोनी से बात करिए, वो वहाँ पे रहती है और उससे बात करिए कि हम लोग आ रहे हैं अम्मा को खोजने, अम्मा छत्तीसगढ़ में कहीं में है। तो इन्होंने कहा ठीक है। मतलब आप उसके पास आपने कॉल भी कर दिया? हमें क्या पता कि यही है मेन। फिर इन्होंने कॉल किया, कहा सोनी? कहे हाँ भैया। कहे कि सोनी हम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अम्मा छत्तीसगढ़ में है। कह रहे क्या भैया पगला रहे हो? अगर अम्मा छत्तीसगढ़ में होती, मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या हम लोग पता नहीं कर पाते? अम्मा कहीं देखते नहीं? तो कहे नहीं सोनी, हमारे पास अम्मा का फ़ोटो आया, अम्मा का आधार कार्ड आया है, सब कुछ आया है, अम्मा है वहीं पे, और वहाँ पे इनका आधार कार्ड भी वो बनवाई। कहीं कि यहाँ नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं सोनी, हम तुम्हारे पास फ़ोटो अम्मा का भेज रहे हैं, अम्मा का आधार भेज रहे हैं, अम्मा वहीं पे है। इन्होंने कहा कि वो कही कि ठीक भैया भेजो। ये पहले उस मतलब मम्मी का फ़ोटो और आधार भेजें। फिर वो कह रही भैया कौन भेजा है आपको? तो ये कहें कि वहीं की एक महिला है, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। तो कहीं वो महिला है, तो आपके पास तो डीपी उनकी, मतलब उसी शातिर से आप बात भी कर रही हैं? उसी से हम बात भी कर रहे हैं, उसी से हम बात भी कर रहे हैं। तो वो कह रही है भैया जो महिला भेजी उसकी डीपी दीजिए हमें, मैं उससे निपट लूँ। मैं उससे निपट रही हूँ, आप लोग तब तक आओ। इन्होंने क्या किया, डीपी भी उसके पास सेंड कर दी, और जैसे डीपी वो देखे पागल हो गई। उसके बाद उस महिला के घर गई, आरती तिवारी के पास। उनका मोबाइल डाइनिंग टेबल पे रखा था, पहले डाइनिंग टेबल पे ही अटैक की मोबाइल पे, लाई उसको ताले से कूच डाली। जब वो दौड़ी अपनी मोबाइल बचाने के लिए तो उसको खूब मारी। मारने के बाद में फिर भी वो नहीं कबूल कर रही है कि हम आरोपी हैं। कह रही है भैया ठीक है भैया आओ, हम आपके साथ हैं, तुम्हारी ये बहन तुम्हारे साथ है, हाँ भैया। ऐसा मतलब ऐसा आप कैसे सोच लिया आपकी बहन साथ नहीं देगी? कहें सोनी छोड़ेंगे तो नहीं, हम पूरी प्रशासन लेके आ रहे हैं और उनकी ऐसी की तैसी हम करके रहेंगे। तो कही अरे भैया इसमें मतलब फोर्स की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो है, हाँ आप आइए। कहे नहीं सोनी, हम ऐसे नहीं आएंगे, हम पहले यहाँ प्रशासन से बात करेंगे, फिर रायपुर प्रशासन से बात करेंगे, फिर हम अम्मा तक पहुँचेंगे। तब वो कबूल की, जब जानी हम हर जगह के बाद फंस चुके हैं। तब क्या कहा उसने? तब बाद में जब ये कहें कि वो कोई भी है, वो हमारे यहाँ किराए पर रहती थी, मैं पूरा कॉल डिटेल निकलवाऊंगा कि मेरे किराए था, कौन था, कौन ऐसा किया है, मैं पूरी छानबीन करके मैं प्रशासन के साथ आऊँगा। ऑनलाइन FIR मैं सब जगह कर चुका हूँ। तब उनकी फटी कि अब तो मैं हर जगह से फंस गई हूँ, और जो आरती थी वो हम लोग के फेवर में थी। तब इनसे बताई कि भैया एक बात बोलूँ? तो कहीं क्या ये एक बेटी अपनी माँ को नहीं रख सकती है? तो कहे क्या मतलब तुम्हारा? कहीं अम्मा मेरे पास हैं। तब हम लोग को पता चला। फिर हम लोग यहाँ से पहले गए थाने पे, चौकी पे गए, यहाँ कोतवाली दिखाएं कि इतने दिन की ये मतलब है, केस चल रही है 2 साल से, और सर मेरी माँ वहाँ पे है। तो उन्होंने मुझसे मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लिया, मुझसे कहा आप मेरा नंबर लीजिए, आप वहाँ जाके
पहुंच के मुझसे बात करवाइए। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे, पहले चौकी पे गए, चौकी से कहें आप लोग थाने पे जाइए, सुपेला थाना पे। हम लोग थाने पे गए तो वहाँ का प्रशासन हम लोग के साथ हुआ। फिर एक महिला, एक जेंट्स कांस्टेबल हम लोग के साथ हुए। हम लोग वहाँ फिर गए उनके घर पे सीधा। उन लोग को ये नहीं पता, हम लोग कहीं का लोकेशन नहीं दे रहे हैं कि हम लोग निकले। हम करें 6 को निकलेंगे, 7 को निकलेंगे, 8 को। तो इनको कह रही है कि देखी बहुत मुहा रही थी ना, इधर उधर से फ़ोन करवा ले, देख तुझे कोई तरह कौन मानने वाला है। अब तो उसे उस जिसको कह रही है ना, उन तीनों को वहाँ मरवाऊँगी और तुझे यहाँ मरवाऊँगी, इनसे कह रही है। इन्हें दहशत में फिर जब हम लोग अचानक अटैक किए तो उसकी माँ भी यहाँ से पहुँच गई थी, सुशीला तिवारी ने। फिर हम लोग मतलब महिला और जेंट्स कांस्टेबल के साथ अपनी सास को बरामद की, अपनी माँ को। फिर वहाँ थाने पे गए, वहाँ से फिर लेके कार्रवाई करवा के फिर अपने पास लेके आए। अच्छा जी। मतलब ये बताइए उसके बाद अब वो लोग कहाँ पे हैं? वो लोग अभी तो रायपुर में, कहाँ, यहाँ कोई, अयोध्या में कोई नहीं है। यहाँ से सब लोग फरार हैं। अभी हम लोग को नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। देखिए आपकी बहू हैं और इन्होंने जितना प्रयास किया, भैया तो गुजरात में रहते थे, इन्होंने ऑनलाइन पूरा सपोर्ट किया, नौकरी भी करनी थी। क्यों भैया? नहीं, मैं उस दिन आ गया 6 जून 2021 को, जब हमें करीब 10 बजे ये सूचना मिली कि हमारे बेटे ने मेरे को फ़ोन किया कि दादी डूब गई हैं और मम्मा जोर जोर से चिल्ला रही है। ये बात करने की स्थिति में नहीं थी। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को फ़ोन लगाया, उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी। तो हमारा एक मित्र है कुलभूषण द्विवेदी, हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष हैं। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि भैया आप हमारे घर पे चले जाओ, हम वहाँ पे कोई नहीं है और हमारी माताजी डूब गई हैं। उसके बाद इसी सोनी तिवारी को मैंने फ़ोन किया तो सोनी तिवारी ने भी कहा कि भैया हम लोग नया घाट चौकी इंचार्ज के पास हैं, लेकिन अभी वो आ रहे हैं। ये मेरी बात हुई है। उसके बाद मैंने तुरंत जो है जन सुनवाई ऐप पे जो है गुजरात से ही ऑनलाइन एक FIR दर्ज कर दिया और उसके बाद मैं साबरमती एक्सप्रेस से जो है अयोध्या आया हूँ। अयोध्या आने के बाद हम और मेजर मुकेश तिवारी हैं, यहाँ के वो पार्षद प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो हम लोग करीब 10-12 लोग पर डे खोजते रहे। पर डे अंशु तिवारी की माँ और ये क्या कहते हैं सोनी तिवारी 7 तारीख तक हमारे पास आई। 7 की शाम को ये कह रहे हैं कि मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, क्योंकि भैया हम वहाँ पे टीचर हैं और हमारा स्कूल खुलने वाला है और बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट के काम हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं उनको ही खुद ले जाके 8 तारीख को सुबह वहाँ बैठाया हूँ बाईपास पे। और उसके बाद जो है यही सब घटनाक्रम रहा। फिर जब आज के समय में जब पुलिस कहती है किराएदार का पूरा वेरिफिकेशन करा लीजिए, आधार कार्ड जमा करा लीजिए, उसके बाद उस समय मेरे यहाँ नहीं रहती थी। मेरे बगल में श्रीवास्तव जी हैं, उनके यहाँ हम लोग खाली करवा दिए थे। हमारे यहाँ से श्रीवास्तव जी के यहाँ चली गई थी उस समय, और उनका आधार वगैरह सब कुछ मेरे पास था। लेकिन उस समय मेरे यहाँ प्रेजेंट टाइम में मेरे का घर नहीं हो रहती थी, लेकिन उस समय नहीं रहती थी। लेकिन हम लोग का इतना अच्छा अपनापन हो गया था। अच्छा, ये घटना होने के बाद जब माताजी को वहाँ ले गए, उसके बाद भी आपके यहाँ किराए पे रहती थी? नहीं, मेरे बगल में रहती थी। हर 1-1.5 साल पहले, 4 साल पहले हमारे यहाँ से खाली कर चुकी थी। अच्छा। पहले आपके यहाँ रहती थी? जी। पहले रहती थी, लेकिन 4 साल पहले खाली कर। अच्छा, 2 वर्ष तक कैसे बीता माताजी? वहाँ पे क्या करना पड़ता था? वहाँ पे वही झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और उनके 2 बच्चे हैं उनको देखना। मतलब काम कराने के लिए ले गई? अब पता नहीं क्या करवाने ले गई थी, ये तो हमें उनकी मंशा समझ में नहीं आई। जैसा वो अपनी शादी उससे की हैं, कौन से उससे मम्मी? आर्य समाज से की हैं। वहाँ बताएं कि ये मेरी बड़ी माँ है और इनके कोई आला औलाद नहीं है। फिर इन्हें अपनी माँ बना के उसमें मतलब इनको शामिल किया कि यही मेरी सब कुछ है। गवाह बनाई कि अपना यही सब कागज़ लगा के हम लोग भी त्रिपाठी, और हम लोग त्रिपाठी लिखते हैं, वो तिवारी लिखती हैं। आधार कार्ड वगैरह चेंज करवाने में लगी हुई थी। ये केवल प्रॉपर्टी था। जो कुछ भी की हैं वो प्रॉपर्टी के लिए की हैं। आपकी प्रॉपर्टी? जी, मेरी माँ की प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पापा के न रहने के बाद में सारी प्रॉपर्टी माँ की हुई। फिर अच्छा, इनसे बाद में जो है
इनको बरगला करके कुछ सिग्नेचर वगैरह करा लेते? एक्चुअली सर ये जो हमारे पिताजी की जब डेथ हुई है तो पिताजी की डेथ के बाद जो ये भवन आप देख रहे एक हैं, नई चीज़ सामने आ गई है, प्रॉपर्टी भी। हाँ, ये जो भवन देख रहे हैं ये भवन 3 लोगों के नाम पे है। हमारे नाम पे है, हमारी माताजी के नाम पे है और छोटे भाई के नाम पे है। तो उनका एक ही मकसद था कि माताजी को अपने पास रखो और जब आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए तो माताजी से लिखवा लो। समस्या यही है कि हम लोग भरोसा किस पे करें। हम उनको गांव से भी जानते थे, उनके परिवार को जानते थे, हमारा पूरा गांव का परिवार उनके घर भी गया है, हमारी पत्नी भी उनके घर गई हैं, सब कुछ था, लेकिन अंदर की बात तो कोई नहीं समझ सकता। अब परिवार में आप आ गई, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 2 वर्ष कैसे बीता आपका? 2 वर्ष अब क्या बताएं, रो रो के बीता, सिर्फ रो के बीता 2 वर्ष। और यहाँ पर अंशु तिवारी ने अफवाह फैलाई कि हमारे और हमारी माताजी के जो है हम हमारी पत्नी जो है माताजी को प्रताड़ित करते थे, इसलिए वो चली गई। आप ये क्वेश्चन माँ से पूछ लीजिए, अगर हम कहीं दोषी हैं तो हम मानते हैं इस चीज़ को। ये बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है। इनके आपके हस्बैंड स्वर्गीय, शुभ नाम क्या था पिताजी? स्वर्गीय कृष्णानंद त्रिपाठी। कृष्णानंद त्रिपाठी जी वरिष्ठ वकील और बहुत नामी आदमी है अयोध्या के। ऐसे पढ़े लिखे परिवार में घटना हो जाती है, इसलिए सतर्क रहें, किस पर विश्वास करें किस पर न करें आज के समय में बहुत कठिन काम है। लेकिन यह है कि आदमी को अपनी सतर्कता बनाए रखना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए लोग क्या से क्या न गुजरे। चलिए खुशी की बात, परिवार आ गया है। अब आगे बहुत चीज़ें हम कैमरे पे इसलिए नहीं बताएंगे आगे क्या करने जा रहे हैं हम, उसके बाद अब देखा जाएगा जी। और कुछ कहना भैया आपको? बस ये और तो कुछ नहीं कहना, माँ मिल गई, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लीजिए कि ये जो अफवाह फैलाई अयोध्या में कि हम और हमारी पत्नी के प्रताड़ना से, जबकि हम अयोध्या रहते नहीं हैं। किसने अफवाह फैलाई? अंशु तिवारी और उसकी माँ ने। अरे वो तो फैलाएगी ही। तो एक बार इनके कैमरे के सामने हमारी माँ से पूछ ले, कभी इनको प्रताड़ित किया? क्योंकि मैं 6, 7, 8 महीने या कभी कभी साल हो जाते हैं हम गुजरात से अयोध्या नहीं आते हैं। और अभी मैं जब 3 मार्च को यहाँ आया हूँ अयोध्या, तो मैं 8 ये महीने पूछने की ज़रूरत नहीं, बॉडी लैंग्वेज बता देती है, चेहरे का हाव भाव बता देता है। कोई आदमी दबाव में बात कर रहा है, अपनी मर्जी से बात कर रहा है, इसको तिवारी जी बताने की ज़रूरत नहीं। चलिए ढेर सारी शुभकामना आपको, माताजी मिल गई। अब आप लोग इनकी सेवा कीजिए, कोई मौका न दीजिए, वो आगे से आप सतर्क रहिए। बाकी जो कार्रवाई करना हो तो करेंगे ही करेंगे आप, बाकी उसको कैमरे पर बताने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। ओके।